हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कशन करेंगे 25 सितंबर शिफ्ट 1 वाले पेपर का। तो पहले वाले पेपर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, ये पेपर भी काफ़ी इजी सा था, है ना। सारे पेपर्स ऑलमोस्ट इजी से आ रहे हैं, लेवल काफ़ी कम है, कट ऑफ हाई एक्सपेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा क्या कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 acts as an oxidizing agent। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा हो। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 देखें तो आपको दिखेगा वहां पर I नेगेटिव से I2 कर रहा है कौन, H2O2 -1 से 0, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में H2O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। बाकी सब में आप देखेंगे वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि हर पेपर में एलिंगम डायग्राम रिलेटेड ना आ ही रहा है, तो क्या कह रहे हैं, ग्राफ ऑफ एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम हम किस किस के बीच में प्लॉट करते हैं, डेल्टा जी वर्सेस टी, राइट। ये भी बहुत इजी सा था। अब अगला क्वेश्चन है इन फॉर B2H6 कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ना। B2H6 की आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी होगी, H बी, है ना, ये ब्रिज वाले बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये ब्रिज वाले बॉन्ड है, ये टर्मिनल वाले बॉन्ड है ना। ये एंगल कितना होता है 120, ये एंगल कितना होता है ऑलमोस्ट 97 डिग्री समथिंग। ठीक है, चलो। सो अब कह रहा है क्या, BH3 एक्ट एज लुईस बेस। नो, BH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। वो लुईस एसिड की तरह बिहेवियर शो करेगा, तो पहली तो गलत है भाई। बोथ BHB बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट। नो, ये जो BHB बॉन्ड लेंथ है वो दो की दोनों कैसी है, सेम है। ओके, है ना, ये भी इनकरेक्ट हो गया भाई। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 120। नो, ये और ये 120 है, ये बॉन्ड एंगल 120 नहीं है। चलो भाई, ये भी गलत हो गया। तो आंसर तो हमें पता चल गया, फोर्थ ऑप्शन है। आओ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कहता है टर्मिनल BH बॉन्ड हैव लेस p कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू ब्रिज BH बॉन्ड। तो बड़े प्यार से ना बॉन्ड एंगल से रिलेट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है उतना ही S कैरेक्टर ज्यादा होता है। जैसे SP 50% S कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल कितना 180। SP2 33% S कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल कितना है 120। तो अगर हम बॉन्ड एंगल के हिसाब से देखें तो इधर बॉन्ड एंगल क्या है, कम है, इधर बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है। ज्यादा बॉन्ड एंगल मतलब मोर S कैरेक्टर, और यहां पर क्या बोला हुआ है, टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैव लेस P कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू S, है ना। S कैरेक्टर ज्यादा है मतलब P कैरेक्टर कम है। ठीक है, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वाज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 1.4 ग्राम एक कंपाउंड है C 1.8 ग्राम एक कंपाउंड है CXHYOZ, है ना। CXHYOZ एक कंपाउंड है जिसका मास कितना है 1.8 ग्राम। ये प्रोड्यूस कर रहा है 2.64 ग्राम CO2 एंड 1.08 ग्राम पानी प्रोड्यूस कर रहा है भाई। और पूछ रहा है इस कंपाउंड के अंदर कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है। आप लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना, ये सब जरूर पढ़े होंगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि जितना भी CO2 मिले, है ना, तो 12/44 इनटू मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, है ना। याद है हम क्या करते थे, कार्बन 12/44 इनटू मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। यहां से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेते थे। तो देख रहे हो, डिफिकल्ट वैल्यूज नहीं दी है, वैल्यूज इस हिसाब से आप लोगों के लिए दी है कि इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सके। तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 100 से ये कैंसिल, 6 into 2, 6 into 3, 44 into 6 is 264, तो 3 से इंटू क्या आ गया 2, तो 2 into 2 into 10 कितना परसेंट है भाई, कार्बन 40%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, कितना मास, है ना, 2/18 इंटू कितना मास गिवन है भाई 1.08 ग्राम, और ये क्या है 1.8 इंटू 100 से। बिल्कुल आसान, बिल्कुल फंडामेंटल इजी वे में हम कर रहे हैं ना।
तो भाई ये हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, 18 इंटू 6, 6 इंटू 3, 100 से ये 100 कैंसिल, 20/3 कितना होता है भैया, 6.66%। कार्बन की परसेंटेज इतनी, हाइड्रोजन की परसेंटेज इतनी, बाकी जो बची वो क्या होगी, ऑक्सीजन। तो 100 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 53.33%। देख रहे हो भाई, इजी सा क्वेश्चन था एकदम, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के पास। 5 में कह रहा है करेक्ट ग्राफ फॉर 3s ऑर्बिटल। तो भाई ऑर्बिटल है ना, आपको अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो ये गिवन है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले, तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना होता है, टोटल नंबर ऑफ ना नोड्स आप चेक कर लो। वो क्या होते हैं भाई, n माइनस, है ना, टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं, n-1। ये डिस्टेंस के साथ नोड्स गिवन है, उन्हें क्या बोलते हैं, रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। तो 3s के लिए रेडियल नोड्स कितने होंगे, 3s के लिए l क्या होता है, 0-1, टोटल 2, है ना। तो जिस भी ग्राफ में दो नोड्स दिख जाए, दैट इज जब दो बार ग्राफ 0 को टच कर रहा हो, वही हमारा ग्राफ होगा। तो कौन सा है ये, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी बड़ा इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू MOT विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, इतना बेसिक काम है, राइट। Be2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0। 0 बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का पिछले पेपर में भी आया था ना, कहता है इन फ्रेंडलिच आइसोथर्म एडसॉर्प्शन x/m इज प्रोपोर्शनल टू p, राइट, विद पावर x। कहते हैं कि एट मॉडरेट कंडीशन x की वैल्यू क्या होगी, है ना। हमें पता है x/m इज इक्वल्स टू k, p की पावर 1/n होता है। अगर आप लोगों को ये ग्राफ याद है ना, ऐसे करके ग्राफ हम बनाते थे लॉग वगैरह के बीच में, तो हम कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाते, राइट, सॉरी, लॉग वाले में ग्राफ ऐसा बनता था, और हम सिंपल x/m वर्सेस p का ग्राफ कैसा बनाते थे, कुछ ऐसा, है ना, कि इनिशियल लेवल पे क्या होता है, x/m p की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो ये प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है बेसिकली, है ना। p की पावर क्या हो जाती है, 0। और इस ड्यूरेशन में किसके प्रोपोर्शनल होता है, या क्या होती है पावर, 1/n। ठीक है, तो ये मॉडरेट वाली कंडीशन में p रेज़ टू पावर क्या होती है, 1/n। तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ये भी इजी सा था भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन थी, है ना। ये सीरियम 4+ वाला कंपाउंड आप लोगों ने जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वहां पर ये बहुत बार स्टेटमेंट लिखी हुई है, सीरियम +4 वाला ना, ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। अब इसको आप CO2 लिख दो या कुछ भी लिख दो, है ना। ये वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को और कीटोन को। तो भाई ये स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारी करेक्ट है। अब यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीजें भी आती हैं। यूरोपियम जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। अब यूरोपियम सल्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, दूसरों के डिक्रीज, हेंस कैसा बिहेवियर शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। सो स्टेटमेंट 1 भी ठीक है भाई, 2 भी ठीक है ना, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इजी सा था भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मैंगनीज इन MnCN4 नेगेटिव, है ना, MnCN6 4 नेगेटिव, मैंगनीज 3d5 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, +2, है ना, +2 है। हमें पता है कि भाई CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले ये क्या था, 3d5 था, क्योंकि CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा भाई, 2 पेयरिंग करा देगा, है ना, 2 पेयरिंग करा दी, एक अनपेयर्ड बचा हुआ है। और तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी भाई, D2sp3। पूछा नहीं है बट बाय चांस पूछ लेते तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होता, आंसर इज यस, पैरामैग्नेटिक होता। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, MnCN6 4 नेगेटिव की D2sp3। आगे कह रहा है मैग्नेटिक नेचर ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव। सो ये जो
FeCN6 3 नेगेटिव है। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या आ रही है, +3 आ रही है ना। +3 मींस 3d5। देख रहे हो सेम तरीके की कहानी है भाई, सेम स्टोरी है एग्जैक्टली कि 3d5 है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ओके, तो कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक। तो D2sp3 एंड पैरामैग्नेटिक हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन के पास अब हम चलते हैं भाई। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, आई डोंट थिंक सो आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, मैग्नीज क्या है 3d5 4s2, क्रोमियम क्या है आपका 3d5 4s1, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन मैग्नीज से 2 निकलेंगे, क्रोमियम से 1 निकलेगा, दोनों क्या बन जाएंगे, हाफ फिल्ड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। सो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल से थोड़ा सा हटके था, हमने सिंपल n-हेक्सेन या सिंपल n-हेप्टेन में जब हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर और प्रेशर डालते थे तो बेंजीन एंड टोलुइन रिस्पेक्टिवली मिल जाता था। सो ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है ना, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है चीज है क्या कि भाई 2 पे मिथाइल और हेक्सेन है, तो ये भी 7 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये भी एरोमेटाइजेशन शो करेगा, बेंजीन तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस में एक जो है मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रांच की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो क्या मिल जाएगा, जस्ट लाइक n-हेप्टेन ये भी टोलुइन ही देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भाई। ठीक है, CH3 CH2 CN H3O प्लस डाल दिया, H3O प्लस डालने से क्या होता है भाई, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, COOH प्रोड्यूस करेगा। फिर SOCl2 डालने से क्या हो जाता है, यहाँ पे SOCl2 ऐड करने से COCl बन जाता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। फिर क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, वही आप देख रहे हो डाइबल H, और ये सारे जितने भी ऐसे रिएजेंट हैं ये सब के सब क्या करते हैं, एल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं भाई। ठीक है, क्या मिल गया भाई, प्रोपेनल मिल गया, राइट। ऑप्शन नंबर 1 सिंपल एकदम। क्वेश्चन नंबर या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर। देखो भाई फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल, है ना। ओके, कौन रिस्पॉन्सिबल है मेनली, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सल्फर के ऑक्साइड्स तो एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कहता है ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन डाइऑक्सीजन। यस, डाइऑक्सीजन के जब यूवी रेडिएशन पड़ती है उसके बाद जो है ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए भाई अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑर्गेनिक का। इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा इजी थी भाई, है ना, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से या कोई आउट ऑफ सिलेबस टाइप की रिएक्शन नहीं गिवन, है ना भाई। देखो HCl टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब ये एल्कीन है, इस पे H पॉजिटिव अटैक करने आएगा, अब या तो H इधर लगेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा होता है। देखो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 और आपका OCH3 में से NO2 की विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, मतलब विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, अगर इधर कार्बोकटाइन बनेगा तो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, इधर कार्बोकटाइन बनेगा तो लेस स्टेबल होगा, मतलब ये मोर स्टेबल वाला। आई बात समझ, H इधर पॉजिटिव लेस स्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव स्टेबल है, फिर Cl नेगेटिव आके अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करेगा, क्योंकि डायरेक्ट ही ऑप्शंस गिवन थे क्वेश्चन में, इसीलिए 1 to हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह की हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह के थ्रू ऑप्शंस हमें नहीं गिवन थे, वरना हम यहाँ पर शिफ्टिंग करने के बारे में भी कुछ सोचते। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शंस ही गिवन थे। अब NaI और ड्राई एसीटोन डाल देंगे, क्या है भाई ये फिंकस्टीन रिएक्शन, है ना।
NaI और ड्राई एसीटोन जब हम डालेंगे तो क्या होती है, फिंकेस्टीन रिएक्शन क्या होगा, क्लोरीन की जगह सिंपली आयोडीन आ जाएगा, है ना, बिल्कुल इजी सा था भाई, है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो गया जी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन इजी क्वेश्चन, कह रहा है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस किस के बीच में होता है इन केस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का C1 कार्बन एंड ग्लूकोज का C4 कार्बन। ठीक है, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, शिफ्ट 2 में माल्टोस के पूछे हुए हैं भाई आइसोमर। ठीक है, इजी सा था भाई क्वेश्चन ये वाला एकदम, है ना, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज आर इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एकदम इजी, देख रहे हो लिखना भी नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कहता है बूना एस इज एडिशन पॉलीमर एंड इज थर्मोसेटिंग। नो भाई, बूना एस थर्मोसेटिंग नहीं, ये थर्मोप्लास्टिक वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है। नेसेंट ऑक्सीजन, देखो अब ना हम बाय एलिमिनेशन मेथड कैसे देखते हैं, सेकंड अगर मन में डाउट हो एक बार साइड में छोड़ दो, थर्ड पढ़ते हैं, नियोप्रीन इज अ कोपॉलीमर, नहीं भाई, नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबड़, उसका मोनोमर क्या है, क्लोरोप्रीन, एक ही है तो वो होमोपॉलीमर होगा ना कि कोपॉलीमर, तो मतलब थर्ड भी गलत। फोर्थ, बूना एन इज अ नेचुरल पॉलीमर, अरे बूना एन है ना, ये दो अलग अलग से मिलके बना है, नेचुरल तो हो ही नहीं सकता, राइट ये कैसा है, सिंथेटिक टाइप वाली कैटेगरी को ही बिलोंग करता है ना, या सेमी सिंथेटिक वाली कैटेगरी, हमें ये पता है कि नेचुरल पक्का नहीं होगा। सो अब कह रहे हैं नेसेंट ऑक्सीजन इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बूना एन। देखो भाई जितने भी ये एडिशन पॉलीमर्स होते हैं ना, इनमें हमें एक पेरोक्साइड कैटलिस्ट, क्योंकि एल्कीन्स वगैरह की रिएक्शन करानी है ना, एल्कीन का जब पॉलीमराइजेशन करना होता है तो हमें बहुत इजीली और रिकमेंडेड होते हैं कोई पेरोक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है, सो क्या हो गया, 17 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, बाकी सारे इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद NaHCO3। तो देखो भाई NaHCO3 एक काफी वीक बेस है, तो काफी वीक बेस काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ ही रिएक्शन करेगा। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह कंसीडर किया जाता है ना, और ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, राइट, कि कार्बोक्सिलिक में जब हम NaHCO3 डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है। फिनॉल इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट जब ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल एसिड बन जाता है, इसलिए इसका नाम है ना, जब ऑर्थो पैरा हर जगह पे NO2 आ जाए, ये विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से है ना, बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है भाई ये वाला। ठीक है, तो ये भी पहले नहीं, नॉर्मल फिनॉल नहीं, ठीक है, बट ये वाला फिनॉल जो है वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा भी और CO2 रिलीज भी करेगा। ठीक है, अगर NH2 ग्रुप है वो तो डोनेटिंग है, वो तो और खराब कर रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर और कम कर रहे हैं, तो A एंड B जो है वो NaHCO3 के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा हुआ है क्या कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन पैरा अमीनो एजोबेंजीन इज नॉट फॉर्म, है ना, कपलिंग रिएक्शन की बात कर रहा है भाई, तो कह रहा है किसमें कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन कब बनेगा, तो पैरा अमीनो, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए एनिलिन है, जब ये एनिलिन कंबाइन होता है किसके साथ, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ठीक है, थोड़ा सा राइट साइड बना देता हूं, ठीक है, जब ये एनिलिन है ये कंबाइन होता है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, है ना, N2Cl लिख दूं या ऐसे लिख दूं, है ना, सिंपल, चलो N2 पॉजिटिव लिख देता हूं, जब इसके साथ में कंबाइन होता है तब हमें पैरा अमीनो एजोबेंजीन है वो मिलता है ना, जो येलो कलर की डाई है। सो कब कब पॉसिबल है, तो जब जब ये डाइजोनियम सॉल्ट बन सकता है तब तक पॉसिबल है भाई। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें, नाइट्रो वाले ग्रुप्स का रिडक्शन किया SnHCl से, क्या मिल जाएगा NH2, फिर HNO2 डाल दिया, क्या मिल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट में एनिलिन ऐड किया, मिल गया, फर्स्ट में तो मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन में क्या किया हमने, ये डाइजोनियम एनिलिन लिया,
एनिलिन में हमने क्या किया, डाइजोनियम सॉल्ट और HCl और एनिलिन, मतलब ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। हमें क्या पता है कि जो ये HNO2 और HCl है ये डाइजोनियम सॉल्ट बना देंगे, और डाइजोनियम सॉल्ट में जब हम एनिलिन ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली वही प्रोडक्ट मिल ही रहा है। सी ऑप्शन में हम देखें, यहां पर ना ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ये रिएजेंट गिवन था। हमें पता है कि NaBH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है और LiAlH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे ये नहीं बनेगा, NaBH4 इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है भाई, ठीक है। LiAlH4 ये काम कर सकता है या हाइड्रोजन ये काम कर सकता है, NaBH4 ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस केस में एनिलिन हमें मिलेगा ही नहीं, है ना। सॉरी, इस पहले एनिलिन नहीं मिलेगा तो डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करने का मतलब ही नहीं। तो जो ये सी वाला ऑप्शन है NaBH4 वाला, इसमें हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट क्वेश्चन में पूछा है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो ये जो CrO3 एंड H+ है ना, इसको हम जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ये काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और प्राइमरी अल्कोहल को ना एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड तक नहीं रोकता, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक पहुंचा देता है ये जोन्स रिएजेंट। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 जो है वहां पर आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा क्योंकि एक एसिड मिल जाएगा, ओके।